Assalamu alaikum everyone. So I'm gonna go through this one real quick because we are obviously short on time and I'm gonna rush it. तो अगर आप लोगों को लगे कि कोई चीज़ मिस हो रही है तो प्लीज़ मुझे स्टॉप करके पूछ लीजिएगा. ये हमारा टॉपिक है आज का एडवांस डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज विद रूबी ऑन रेल्स. एजेंडा पे इसका नाम डिप्लॉय लाइक अ प्रो. तो अमेजॉन वेब सर्विसेज हम लोग यूज़ कर रहे होंगे. इसके साथ कैपेस्ट्रानो एक स्क्रिप्टिंग सॉफ्टवेयर स्क्रिप्टिंग टूल है और रूबी ऑन रेल्स इसके साथ हम यूज़ कर रहे होंगे. तो सबसे पहले ये एक सिंपल जो है हमारे पास डिप्लॉयमेंट की एग्जांपल है जिसमें ये जो बॉक्स आप लोगों को नज़र आ रहा है ये एक सिंगल EC2 इंस्टेंस है जिसके अंदर आपकी रेल्स की एप्लीकेशन nginx जो कि वेब सर्वर है, डेटाबेस और रेडिस इफ नीडेड बाय योर एप्लीकेशन. और जो यूजर्स हैं डायरेक्टली आपके EC2 इंस्टेंस को रिक्वेस्ट करते हैं और EC2 इंस्टेंस जो है वो उस रिक्वेस्ट को सर्व करता है अपनी डेवलपमेंट मशीन से आपके कैपेस्ट्रानो के थ्रू उसके ऊपर डिप्लॉयमेंट रन करते हैं. तो जिस डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटजी को हम स्टैक को फॉलो करेंगे आज जो बना के हम देखेंगे वो ये है जिसमें हमारे पास मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेज हैं. ये हमारा एक इनिशियल EC2 इंस्टेंस होता है जो हम ओरिजिनली इसको डिप्लॉय करते हैं और ये EC2 इंस्टेंसेज हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप ऑन डिमांड बेस्ड ऑन द ट्रैफिक उसको स्केल अप या स्केल डाउन कर रहा होता है. इन सबके आगे एक लोड बैलेंसर सेट कर रहा होता है जो कि यूजर्स उस लोड बैलेंसर को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं. लोड बैलेंसर डिसाइड करता है बेस्ड ऑन द ट्रैफिक, ऑन द CPU यूटिलाइजेशन, on the geography and the location of the servers located near where the request is made. तो लोड बैलेंसर जो है वो इन एक पूल ऑफ सर्वर्स में से किसी को भी बेस्ड ऑन इट्स ओन एल्गोरिथम एफिशिएंटली रिक्वेस्ट जो है वो राउट कर रहा होता है. तो ऑब्वियसली अगर हम ये EC2 इंस्टेंसेज इनके अंदर अपने अपने DB मेंटेन करेंगे तो वो एक सेंट्रलाइज DB नहीं होगा और हर यूजर हर रिक्वेस्ट के ऊपर एक डिफरेंट डेटा देख रहा होगा. तो AWS RDS के थ्रू हम लोग एक सेंट्रलाइज डेटाबेस यूज कर रहे होंगे. AWS इलास्टिक कैश हमें रेडिस कैपेबिलिटीज देता है लेकिन हम लोग इस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर वो यूज नहीं करेंगे टाइम सेव करने के लिए. और उसी तरह से डेवलपमेंट वर्क स्टेशन हमारा कैपेस्ट्रानो के थ्रू उस पर डिप्लॉय कर रहा होगा. लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये है कि इसकी IP तो हमें पता है क्योंकि हमने ये इनिशियली डिप्लॉय किया हुआ है और ये स्टैटिक है, ये रहेगा. लेकिन ये जो है ये n नंबर ऑफ सर्वर्स हैं. कभी एक भी हो सकता है, कभी 0 भी हो सकता है, कभी 100 भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन द पॉलिसीज दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड. तो हम उसको कैसे वर्क अराउंड करेंगे इस चीज़ को ये हम इसमें देखेंगे. तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है इसमें वो लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, EC2 इंस्टेंस जब हम सेटअप कर लेंगे तो उसकी हम एक इमेज बना देंगे ताकि ऑटो स्केलिंग ग्रुप को हम उसको ऐसा टेम्पलेट दे सकेंगे जब जब आप सर्वर स्केल अप करोगे तो ये दिस इज द टेम्पलेट दैट यू नीड टू यूज क्योंकि इससे हमारा सब कुछ सेटअप हुआ है. RDS पोस्टग्रेस हम प्रोविजन करेंगे. Nginx जो है हमारे सारे EC2 इंस्टेंसेस के अंदर कॉन्फ़िगर्ड होगा और जो है वेब सर्वर एक्ट कर रहा होगा. कैपेस्ट्रानो इन AWS SDK और रूबी जिसके थ्रू हम लोग अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप को क्यूरी करके उसके अंदर एट एनी गिवन टाइम कितने इंस्टेंसेस हैं उन सबके पब्लिक DNS नेम्स गेट करेंगे और उनके ऊपर कैपेस्ट्रानो के थ्रू डिप्लॉयमेंट करेंगे. तो इसमें हम लोग रूबी 2.5.3 यूज कर रहे होंगे, रेल्स 5.2.2, पोस्टग्रेस एज द डेटाबेस. ये कमांड जनरेट करके मैंने अपनी रेल्स की एप्लीकेशन जनरेट की थी जिसके अंदर मैंने कुछ बेसिक सी चीज़ें की हुई हैं और उसको इस URL पे गेट रिपोजिटरी में वो चीज़ पोस्टेड है. तो ये काम मैंने ऑलरेडी किए हुए थे ताकि हमारा टाइम इसमें ना हो. तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने खोल लेता हूँ. ये इसके अंदर स्कैफोल्डिंग जनरेट हुई है जो हमने प्रीवियस टॉक्स में देखी थी कैसे जनरेट होती है. कार्ड्स के नाम से एक स्कैफोल्डिंग जनरेट हुई है और रूट जो है हमने एप्लीकेशन का वो उसमें सेट किया. तो सबसे पहले काम हमारा जेम फाइल में होगा कि एक जेम जो है हमें इसमें अनकॉमेंट करना होगा जिसकी हमें यूबंटू में, क्योंकि मैं यहाँ पे मैक पे कर रहा हूँ तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती. एग्जैक्ट JS का रन टाइम होता है, हमें यूबंटू में इसकी ज़रूरत पड़ती है. सबसे पहले मैंने इसको अनकॉमेंट किया है. उसके बाद कुछ जेम्स हैं जो मैं ऐड करूँगा इधर जो हमारी पूरी डिप्लॉयमेंट में हमें यूजफुल होंगे. सारे के सारे जो जेम्स हैं हमारे
वो डेवलपमेंट ग्रुप में जाएंगे, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट ग्रुप से ही जो हमारी डिप्लॉयमेंट्स हैं वो इनिशिएट कर रहे होते हैं। हम उनको प्रोडक्शन से नहीं करेंगे, हम उनको टेस्ट से नहीं करेंगे। तो कैपिस्टानो से रिलेटेड कैपिस्टानो 3 प्यूमा, कैपिस्टानो बंडलर, आरवीएम और रेल्स, और इसके अलावा AWS SDK से रिलेटेड कुछ जेम्स हैं जो मैं अभी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो AWS SDK ऑटो स्केलिंग और AWS SDK EC2 मैं टर्मिनल पे मूव करके बटन इंस्टॉल की कमांड रन कर लेता हूँ, ताकि जो जेम्स मैंने ऐड किए हैं वो क्योंकि बंडल इंस्टॉल के थ्रू मैंने जेम्स जो है वो इंस्टॉल कर ली हैं। ठीक है, तो जो EC2 इंस्टेंस को मैंने सेटअप किया है वो एक आर्टिकल है जो मैंने साइड पॉइंट पे लिखा था, उसमें उसके स्टेप्स मेंशन्ड है। उसमें जो सारे स्टेप्स लिखे हैं वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पोस्टग्रेस को हमने डेलीगेट कर दिया RDS पे। RDS डेफिनेटली हम लोग पोस्टग्रेस नहीं चाहेंगे कि अपने इंस्टेंस पे जो है वो कॉन्फ़िगर्ड हो। तो SSH की जो है आपको उस इंस्टेंस के अंदर, खैर ये जो स्टेप्स हैं ये मैं स्किप कर रहा हूँ अभी टाइम बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मेंशन्ड है, ये स्लाइड्स आपको मिल सकती हैं इस URL पे, slides.com सरमस्तभी रूबी डैश मीटअप डैश DLP डिप्लॉय लाइक अ प्रो। तो ये कोई इतना इशू नहीं होगा इन स्टेप का। द गुड थिंग इज कि मैंने ये स्टेप कॉन्फ़िगर्ड ऑलरेडी किए हुए हैं, परफॉर्म किए हुए हैं। मेरे पास एक AMI इमेज बनी हुई है जिसको हम राइट अवे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा ये होता है कि Nginx की कॉन्फ़िगरेशन हमें बतानी पड़ती है उसमें जाके EC2 इंस्टेंसेस के अंदर, जो कि ये है उसके कंटेंट्स बड़ी बेसिक प्रीटी स्टैंडर्ड Nginx कॉन्फ़िगरेशन है, और ये ऑलरेडी वहाँ पे सेट हुई है। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि दिस इज व्हाट इज देयर ऑन द EC2 इंस्टेंस, बट इट इज सिंस इट्स ऑलरेडी देयर वी डोंट नीड टू डू इट अगेन। जब ये आप कर लेंगे EC2 इंस्टेंस को सेटअप करने का सारा प्रोसेस, जिसके अंदर आपका रूबी ऑन रेल्स का एनवायरनमेंट वगैरह सेटअप हो रहा होगा, गेट और जो भी टूल्स हैं, तो आप उस AMI उस EC2 इंस्टेंस की एक इमेज बना लें। दिस इज व्हाट आई रिकमेंड यू टू डू। इसके अलावा बहुत सारे क्लाउड फॉर्मेशन AWS ऑक्सबर्ग के हमारे पास वेज हैं जिससे हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो ईजीएस्ट है और बहुत कन्वीनियंट है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये कि कैपिस्टानो, क्योंकि हमने जेम्स इंस्टॉल कर लिया लेकिन अपने प्रोजेक्ट में हमने उसको इनिशियलाइज या इंस्टॉल नहीं किया है, तो इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, उसने कुछ फाइल्स हमारे लिए बना दी हैं, deploy.rb, staging, production.rb, जो दो एनवायरनमेंट्स उसने हमारे लिए बना दिए हैं, स्टेजिंग और प्रोडक्शन का। तो सेकंड स्टेप हमारा ये कि EC2 की जो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें production.rb के अंदर सेट करनी है। तो जब तक मैं क्रिएट कर रहा हूँ,
एक इसी इंस्टेंस इसकी ज़रूरत क्यों है AWS पे हमें, जब इनिशियल टॉक्स के अंदर हमने देखा है कि हेरोकू पे हम इतनी इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि हेरोकू भी बिहाइंड द सीन्स AWS यूज़ कर रहा है, और इफ़ यू हैव द बजट, the finances, the means to deploy your app on the EC2 or the AWS Amazon Web Services. So it pays in the long term that you have much greater control on the resources that are deployed on the web services. Uh, Definitely Heroku makes it easy, but in the long run, if you have, like I said, if the means that the team to do it, then this is the way. ठीक है, तो I'm hoping that some of you are familiar with this interface of AWS. So I'm going to quickly launch an instance. तो यहाँ पे ये आपको कुछ AMI देता है कि अमेजोन के लिनक्स हैं और इसके अंदर यूबंटू के डिस्ट्रीब्यूशन हैं। तो यूबंटू 18.04 वाज द वन दैट आई यूज फॉर दिस डेमोन्स्ट्रेशन, लेकिन मैं यहाँ पे ये यूज़ नहीं करूँगा। मैं अपनी उसी ऑपरेटिंग सिस्टम की यूबंटू 18 की जो मैंने EMI क्रिएट की थी आफ्टर डूइंग ऑल द कॉन्फ़िगरेशन, वो यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो रही है, जब मैंने क्रिएट की थी तो वो यहाँ पे फिर लिस्ट डाउन हो जाती है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि कितना मुझे हार्डवेयर चाहिए। ये जब आप कोई AMI क्रिएट करते हैं इमेज, तो वो यहाँ पे आप माई AMI के सेक्शन के अंदर लिस्ट डाउन हो। ठीक है, तो मैं T2 नैलो ले रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इसकी पैकिंग है जो मैं बेयर कर रहा हूँ पिछले कुछ 1-2 वीक से। तो क्योंकि और हमें ज़रूरत भी नहीं है T2 माइक्रो की, हमारी कोई ऐसी एप्लीकेशन भी नहीं है अभी। सही, तो इसको हम यहाँ से लॉन्च इनटू ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी कर सकते थे, क्योंकि मेरे पास EMI क्रिएटेड है, लेकिन मैं इसको स्टैंड अलोन इसलिए रन कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसको स्टैंड अलोन रन करने के बाद इसकी इमेज कैसे बना सकते हैं, और ये काम आप शुरू से फ्रॉम द स्क्रैच कैसे कर सकते हैं। तो इसको आप 1 इंस्टेंसेस रहने दीजिए, बाकी तमाम जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसी ही रहेगी। एड स्टोरेज में हम मूव करते हैं, 8 GB शुड बी इनफ फॉर अस। टैग्स हम इसमें फॉर आइडेंटिफिकेशन DLP लाइव डेमो। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप मेरे पास इसका कॉन्फ़िगर्ड हुआ है, जिसके अंदर सारे रिक्वायर्ड रूल्स हैं जो कि आपको पोर्ट 80 पे TCP कनेक्शन के लिए चाहिए होते हैं, और HTTPS के पोर्ट खुले हैं और SSH करने के, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये डिटेल्स मुझे दिखा रहा है, मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ, और मेरे पास SSH की बनी हुई है, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ, मेरे पास इसका एक्सेस है, यही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब मेरा जो EC2 इंस्टेंस है वो इनिशियलाइजेशन की स्टेट में होगा। मैं यहाँ पे जाके देख सकता हूँ। तो सॉरी, यस, Ubuntu 18.4। तो अब जब वो इनिशियलाइज हो जाएगा तो हमें उसकी IP रिक्वायर्ड होगी, और हम उसको कॉन्फ़िग डिप्लॉय प्रोडक्शन और RB के अंदर उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं इसका कोड जो है, जो मैंने पहले से बेक्ड इन किया हुआ है, वो मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ ताकि हम उसके बाद इसकी IP प्लेस करके आगे बढ़ें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, कमेंट्स में जो आपको मिल जाएगी उसकी इन्फॉर्मेशन मैं इसको और 3 मिनट रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम IP अपनी प्लेस करेंगे, तो सर्वर हमारा इनिशियलाइज हो रहा है। मैं देख लेता हूँ कि हमारे इनिशियलाइज होने में इतनी देर नहीं लेता। RDS इंस्टेंस कुछ
रिलेटिवली काफ़ी देर लेता है उसके मुकाबले में। तो इट इज स्टिल इनिशियलाइजिंग बट वी गॉट दी आईपी, सो आई थिंक वी कैन यूज इट। ठीक है, सेकंड ये हमने कॉन्फ़िगरेशन फॉर द टाइम बीइंग हमारी इनफ है। कैप फाइल की कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है, वो हम देख लेते हैं। सेम पहले से कोड मैंने रेडी रखा हुआ है ताकि हमारा इसमें यहाँ पे हम कुछ ना करें और चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स में हम कुछ ना करें। क्योंकि मैं जो एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन हमें जनरेट करके दिए कैमस कॉलम्स को रिमूव करके जो अपडेटेड कॉन्फ़िगरेशन उसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया। कैपिस्टानो सेटअप, कैपिस्टानो डिप्लॉय, ये कुछ डिफ़ॉल्ट टास्क होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा क्योंकि हम लोग RVM यूज़ कर रहे हैं, RVM इज अनदर रूबी वर्जन मैनेजर बट वी आर गोइंग विद RVM एंड वी आर यूजिंग Puma एज अ वेब सर्वर, नॉट यूनिकॉर्न और the other one, Passenger. So bundler, Rails assets, this does the Rails assets pre-compilation on the production server, this does the migration, and Get is obviously required for to get the code on the EC2 server, updated code. So pretty basic configuration, nothing fancy going on here. After that, we need to configure the deployed or RB file. So I'm gonna do the same for this, like delete all this in case someone that I prepared and tested. So I'm locking the Capistrano version to this version here. Application name is deploy like a pro. Git repositories URL is there. ये वो URL है जो कैपिस्टानो यूज करेगा हमारे EC2 सर्वर पे एक्सेस करने के बाद कोड फुल करने के लिए। तो ये हमने इसको डायरेक्टरी दे दी है, तो DB का वर्जन डिफाइन कर दिया हमने। ये बड़ी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन आपकी लिंक डायरेक्टरीज होती हैं जो शेयर्ड होती हैं बिटवीन रिलीजेस, लाइक लॉग एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के। अगर आपकी डिप्लॉयमेंट हुई है तो उस डिप्लॉयमेंट को आपको लॉग्स को रीसेट नहीं करना चाहिए। द लॉग्स शुड बी परसिस्टेड बिटवीन रिलीजेस। और ये आपने यहाँ पे रिलीजेस डिफाइन किए हुए हैं कि 5 रिलीजेस आपको वहाँ पे रखने हैं इन केस यू नीड टू रोल बैक एंड समथिंग रॉन्ग हैपेंस। बाकी ये तकरीबन सारी चीज़ें स्टैंडर्ड हैं जो जब हम जैन यूज़ करते हैं या लाइब्रेरी यूज़ करते हैं तो उनकी प्रिस्क्राइब नहीं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये चीज़ की है कि इसके थ्रेड मिनिमम 0 होते हैं और मैक्सिमम 8 होते हैं। मैंने उसको 4 किया हुआ है क्योंकि हम लोग AWS का जो EC2 इंस्टेंस यूज़ कर रहे हैं वो T2 नैनो है, तो ऑब्वियसली उसकी लिमिटेशन है। तो यहाँ पे हमने एसेट्स के रोल डिफाइन किए हैं कि कौन कौन से रोल्स के ऊपर एसेट्स प्री कंपाइलेशन होनी चाहिए। माइग्रेशन जो है वो कौन कौन से रोल्स के ऊपर होनी चाहिए, इस तरह का स्टैंडर्ड, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है इसकी डिप्लॉयमेंट। हाँ, असल में रेल्स 5.2.2 यूज़ कर रहे हैं तो रेल्स क्रेडेंशियल्स की फाइल है, वो सीक्रेट की फाइल नहीं है। तो उसकी जो मास्टर की है वो मैं ऑलरेडी इंजेक्ट कर चुका हूँ इसी इंस्टेंस में, तो हम लोगों को वो इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हम यहाँ से अपने जो RDS का होस्ट और एंड पॉइंट है वो हम यहाँ से उसको एंटर करके भेजेंगे, तो वहाँ पे मास्टर की के थ्रू वो डिक्रिप्ट होकर यूज़ हो जाएगा। अच्छा, ये दिस इज इम्पोर्टेंट दैट योर EC2 सर्वर्स, ऑल ऑफ देम, इनकी जो SSH की है पब्लिक मस्ट बी एडेड टू योर गिटहब अकाउंट। वो एक होगी क्योंकि ऑब्वियसली आप AMI से दूसरे क्रिएट कर रहे हैं तो उनकी पब्लिक की एक होगी, वो आपके गिटहब अकाउंट में एडेड होने चाहिए, भले वो गिटहब हो या बिटबकेट हो या गिटलैब हो। उससे क्या होगा कि आप जब सर्वर पे कैपिस्टानो के थ्रू SSH करेंगे तो वो गिट फुल ले सकेगा, तो एक्सेस होगा। और जो आपकी डिप्लॉयमेंट मशीन है जिससे आप डिप्लॉयमेंट इनिशिएट करेंगे उसकी SSH की आपके EC2 इंस्टेंस की ऑथराइज की फाइल में होनी चाहिए, वो भी काम हो चुका है। इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप SSH ऑप्शंस डिफाइन कर देते हैं अपनी, जो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, लेकिन ये अप्रोच ज़्यादा ईजियर है, कन्वीनियंट है।
उसमें ये है कि यू हैव टू इंश्योर कि जो जो कर रहा है उसके पास वो फाइल होनी चाहिए एंड दे आर यूजिंग द राइट पाथ टू द पेम फाइल। तो अच्छा, अब हम लोग अपनी फर्स्ट डिप्लॉयमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि सिंपल होगी, जो एक EC2 इंस्टेंस के साथ होगी, लेकिन उसके लिए हमें RDS इंस्टेंस की जरूरत है फॉर द डेटाबेस। ठीक है, तो इसमें ये डेटाबेसेस हैं जो हमारे पास जो हमें ऑफर कर रहा है RDS। इसका फायदा ये, हमें इसकी एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच ये हो सकती थी कि हम लोग एक EC2 इंस्टेंस यूज करें, उसके जो पोस्टग्रेस के पोर्ट्स हैं 5432 वो ओपन कर दें और अपनी एप्लीकेशन को बोलें कि वहां से यूज करो। इसका फायदा ये होता है कि ये लोग डायरेक्टली आई थिंक SSD यूज कर रहे होते हैं, और मैनेज डेटाबेस होती है हमारे बैकअप, उनकी रिस्टोरेशन, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स को मेंटेन करना, क्योंकि आपको पता है AWS के डेटा सेंटर्स आर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो अपडेट्स जब आती हैं तो रादर देन कि आप इसी चीज़ पे SSH करके अपडेट करो, जो सिक्योरिटी आपकी वो होती हैं, इश्यूज होते हैं, ये ऑन बिहाफ ऑफ अस, ये लोग RDS लुक्स आफ्टर दैट। तो पोस्टग्रेस मैंने सेलेक्ट किया है और मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया, ओनली इनेबल ऑप्शंस एलिजिबल फॉर RDS फ्री यूजेज पैक, even though I'm not eligible for this anymore because I've been using this for 2 or 3 years now, but it still helps keep the pricing low, as low as possible. Okay, so I'm gonna name it DLP. क्योंकि पब्लिकली एक्सेसिबल हमने इसको बनाना है, इंटरनेट से ये एक्सपोज होगा। हम बहुत एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स नहीं दे रहे हैं कि हम इसको पब्लिकली एक्सपोज ना करें, इसमें तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, डेटाबेस का नाम हमने यहाँ पे DLP प्रोडक्शन मेंशन किया हुआ है, तो यही नाम मैं वहाँ पे यूज़ कर लूँगा। यार मैं कोशिश करता हूँ कि हमारी रेजोल्यूशन सही हो जाए, ताकि ये इशू ना आए बार बार जो मुझे फुल स्क्रीन लेके जाना पड़ रहा है इसको। हाँ, मैंने यहाँ, अच्छा मेरे पास यहाँ पे तो स्केल आ रहा है, वहाँ का अलग है। ओके, नॉट स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दिस। ये जो है वो अभी इसका जो स्टेटस है वो क्रिएटिंग है,
इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक इसमें टाइम लग रहा है हम लोग लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग को कंसीडर कर लेते हैं। जब ये क्रिएट हो जाएगा तो डेटाबेस डॉट YAML फाइल के अंदर हमें इसका एंड पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, और वो वैल्यू हम अपने JSP क्रेडेंशियल फाइल से करेंगे, और फिर हम अपनी फर्स्ट डिप्लॉयमेंट को जो है वो टेस्ट करेंगे। लेकिन हम टाइम बचाने के लिए उससे आगे मूव करते हैं और हम लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क लोड बैलेंसर है ये हम यूज नहीं कर रहे, क्लासिक लोड बैलेंसर है ये हम यूज नहीं कर रहे, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर इज suited to the most use cases and is the most advanced one, I guess. पॉलिसीज होती है जो हम अभी देखेंगे कि कैसे उनको कॉन्फ़िगर करना है। तो डिफरेंट डिजाइन हम यूएसई के अंदर सारे सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने इसी को क्रिएट करते हुए सिलेक्ट किया था वही हम सिलेक्ट कर रहे हैं। टारगेट ग्रुप क्या होता है इसका कि एक ऑटो स्केल सॉरी लोड बैलेंसर जो होता है वो एक टारगेट ग्रुप को टारगेट कर रहा होता है, उस टारगेट ग्रुप के साथ जितने भी EC2 इंस्टेंसेस अटैच होते हैं वो उस पूल के अगेंस्ट अपनी ट्रैफिक को राउट कर रहा होता है। तो हमें एक टारगेट ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें इनिशियली हमारा एक EC2 इंस्टेंस जो हम क्रिएट कर चुके थे उसको हम अभी इसके साथ लिंक करेंगे। फिर जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करेंगे तो हम उसको बता देंगे कि जब आप ऑटो स्केल करेंगे सर्वर्स को तो इस टारगेट ग्रुप में आप ऐड करेंगे। तो इस काइंड ऑफ अ पूल फॉर द EC2 इंस्टेंसेस। अभी हमारे पास इसमें सारे यूएस ईस्ट के जो मेरे इंस्टेंसेस हैं उनको लिस्ट डाउन कर दिया है कि कौन से आप ऐड करेंगे इस टारगेट ग्रुप में। तो लाइव डेमो के लिए भी हमने जो क्रिएट किया था मैं उसको ऐड कर रहा हूँ इधर, ये इधर ऐड हो गया। तो मैंने रिव्यू किया पूरी कॉन्फ़िगरेशन को और क्रिएट कर दिया। ये जो है वो इसका एंड पॉइंट है जो हम यूज़ कर रहे होंगे टू मेक रिक्वेस्ट। देख लेते हैं अभी इस पे क्या दिखा रहा है। बिकॉज तो कभी है नहीं, हमने जो डिप्लॉयमेंट नहीं की। इसी RDS को देख लेते हैं कहाँ तक पहुंची है उसकी इंस्टॉलेशन इनिशियलाइजेशन। याद है अभी? एक काम करते हैं, हम अपना थोड़ा सा और टाइम बचाते हैं, तो जो DB का एंड पॉइंट मैंने दिया हुआ है अपनी एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि मैंने दिखा दिया है कि RDS कैसे क्रिएट होता है, तो हम उसी एंड पॉइंट को यूज़ कर लेते हैं, तो ये वो भी काम करेगा। ठीक है, तो RDS की कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमारे पास है हमारा फर्स्ट डिप्लॉयमेंट का स्टेप। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि डिप्लॉयमेंट पे टाइम लगा के फिर कोई हम इश्यूज में रन इन करें, उससे पहले हम लोग अपने टर्मिनल से वेरीफाई कर लें कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो प्रोडक्शन के डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर पा रही है। तो ये क्रेडेंशियल शो आपको एक होस्ट दिखा रहा है डेटाबेस का, मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो
है कि अभी हमारे पास डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं कर रही है प्रोडक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन पे ही हमारे पास एक बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम लोग रिप्लेस करेंगे उस इंफॉर्मेशन से जो हमने अपनी क्रेडेंशियल्स की फाइल में स्टोर की है। ये मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है। होस्ट में हम यहाँ से क्रेडेंशियल्स जो अभी हमने टर्मिनल के ऊपर देख रहे थे, क्रेडेंशियल जो आ रहे थे वो यहाँ से डेटाबेस, होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह एक्सेट्रा यहाँ से जो अब यूज होगा। तो इसकी प्रोडक्शन हम दोबारा ट्राई करते हैं, पूरी करके देखें। ठीक है, पूरी हुई, इसका मतलब है कि डेटाबेस हमारी राइटली प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड है। प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट में प्रोडक्शन जो है वो हमारा एनवायरनमेंट है। जब हमें स्टेजिंग पे डिप्लॉयमेंट करनी होगी तो हम यहाँ पे सिंपली स्टेजिंग कर देंगे या जो भी हमने एनवायरनमेंट सेट किए थे। तो अब ये बड़ा स्मूथली हमारे डिप्लॉयमेंट को हैंडल करेगा। तो मैं काफ़ी जो आउटपुट है इसका वर्बोस है, आपको बता रहा होता है कि क्या चल रहा है। ईएमपी की डायरेक्टरी इसमें क्रिएट की है, एसएसएच किया है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे स्टेप्स। In the meantime, I think if you guys would like to see what's going on here, because this is too much detail, तो हम लोग ऑटो स्केलिंग को अपना कंफिगर कर सकते हैं। तो मैं एग्जिस्टिंग लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि कैसे होगी मैं एक न्यू क्रिएट कर लेता हूँ, जो कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे सेम वही स्क्रीन मुझे दिखा रहा है कि कौन सी आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ करना चाहेंगे। मैं यहाँ पे अपनी जो मैंने AMI क्रिएट की थी उसको मैं सेलेक्ट कर लिया। मैंने उसको इंस्टेंस की टाइप बता दी, कॉन्फ़िगरेशन का नाम रख देते हैं। इसकी एडवांस डिटेल्स में 8 GB सेम सिक्योरिटी ग्रुप हम इसके साथ अटैच कर रहे हैं। SPH सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि रिसीव ट्रैफिक फ्रॉम वन और मोर लोड बैलेंसर, क्योंकि हमारे पास क्लासिक लोड बैलेंसर नहीं है, ये टारगेट ग्रुप हमने एक बनाया हुआ था। हम अपना टारगेट ग्रुप को यहाँ पे अटैच कर देते हैं कि ऑटो स्केलिंग जब करो तो टारगेट ग्रुप ये यूज करना। मैं ये बता दिया कि कौन सी यूएसई के कौन से सबनेट के अंदर, कौन से अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्रिएट करना है। हम यहाँ मल्टीपल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सब टाइम भी एक कर दिया।
ये अगर हम करेंगे तो क्योंकि हमने इसमें इनिशियल साइज जो बता देंगे उसी पर रहेगा, लॉक हो जाएगा कि हमने बता दिया यार एट एनी गिवन टाइम इट शुड रन ऑन 2 और 3 सर्वर्स, ये उसी पर रहेगा। हम ये नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं इसमें अपनी पॉलिसीज ऐड करें। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें जो पॉलिसी सिलेक्ट हुई है वो एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन की है, उसको हम लोग 80% पे सेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो 80% जब सीपीयू यूटिलाइजेशन आपकी एवरेज हो जाएगी तो पूल के अंदर आपकी इसी इंस्टेंसेस हैं तो ये एक और ऐड कर देगा। जब वो कम हो जाएगा तो स्केल डाउन कर लेगा। इसके दूसरे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हैं जो कि यहाँ पे इस तरह के हैं कि अलार्म्स वगैरह उसमें आप क्रिएट कर सकते हैं कि जब कोई एरर आए या कोई इशू आए तो उसमें इस स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर करना है, लेकिन हम लोग विल स्टिक टू द डिफॉल्ट पॉलिसी दैट वाज सिलेक्टेड फॉर अस। और इसकी हम टारगेट रख देते हैं क्योंकि हम इसको डेमोस्ट्रेट नहीं करेंगे कि हम ट्रैफिक मॉक नहीं करेंगे कि ट्रैफिक में ज़्यादा आपको करके दिखाऊंगी यूटिलाइज और वो ऑटो स्केल हो रहा है, लेकिन दिस विल श्योरली वर्क। And this is not the point of this demonstration. The point is that how do we automate the whole process smoothly. तो इसके अंदर हम एक नोटिफिकेशन ऐड कर सकते हैं कि जब जब कोई ऑटो स्केलिंग इसी को इंस्टेंस लॉन्च करे, टर्मिनेट करे, या कोई फेल हो लॉन्च हो या टर्मिनेशन फेल हो, लॉन्च फेल हो या टर्मिनेशन फेल हो, तो उस पर एक नोटिफिकेशन हमें मिल जानी चाहिए। एसएमएस की नोटिफिकेशन आपको ईमेल हो जाती है। मैंने कॉन्फ़िगर की भी है, ये नाम आ रहा है इसका, मैंने अपना ईमेल एड्रेस इसमें ऐड किया है। ठीक है, तो हम अपनी डिप्लॉयमेंट देख लेते हैं कहाँ तक पहुँची है। बेसिकली हुआ ये है कि माइग्रेशन उसने रन करने की कोशिश की है, कार्ड का टेबल बनाने की कोशिश की है कैपिस्टानो ने, लेकिन क्योंकि जो डेटाबेस था मैंने एग्जिस्टिंग यूज़ किया है, जो ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा था उसमें वो टेबल बना हुआ था, तो ये फेल हो गया क्योंकि उसको टेबल में मिला है, ऑलरेडी एक्सेस करता है। तो rather than मैं वो सिंगल वाली डिप्लॉयमेंट आप लोगों को वेरीफाई करके दिखाऊं, मैं डायरेक्ट उस पर चला जाता हूँ जो हमारा फाइनल स्टेज है। अच्छा, तो इसमें मेरे पास एडिटर में जो है वो खोल दी है वो चीज़, तो आपको नज़र नहीं है कि मैं आप चेंज कर देता हूँ उसका एंड पॉइंट। तो मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, तो जस्ट इमेजिन कि हमारी जो सिंगल इसी टू इंस्टेंस वाली डिप्लॉयमेंट थी वो वेरीफाई हो चुकी है, वो चल रही है, तो हम लोग फाइनल स्टेज पे जाते हैं जो हमारी मल्टी रिमोट सर्वर्स वाली जो डिप्लॉयमेंट है। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप हमें क्यूरी करना पड़ेगा, ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो हमने क्रिएट किया है, और हमें क्यूरी करना पड़ेगा एडब्ल्यूएस के थ्रू के उसके अंदर अभी कितने ईसी टू इंस्टेंसेस जो है वो कनेक्टेड हैं। उन सबको हम आइट्रेट करेंगे लूप में, और उन सबके पब्लिक डीएनएस नेम जो उनकी आईपीज होती हैं वो हम
अपनी कैपेसिटी स्क्रिप्ट को लूप के थ्रू देंगे कि यार इन इन पे आपको डिप्लॉयमेंट ये सारी करनी है। तो जो स्टेप वो एक पे परफॉर्म करता है वो उन एन नंबर ऑफ सर्वर्स पे वो स्टेप परफॉर्म करेगा। तो वो काम हम अपनी जिस फाइल में हमने इनिशियल चेंजेस किए थे उसमें करेंगे, क्योंकि इस सर्वर की हमें आईपी पता है क्योंकि हमने क्रिएट किया है। जो ऑटो स्केलिंग वाले होंगे वो हम क्रिएट नहीं करेंगे, और एट एनी गिवन टाइम हार्ड टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द रनिंग सर्वर। तो ये वो कोड है जो हेल्प करेगा हमें इस चीज़ को सॉल्व करने में। AWS SDK कोर ऑटो स्केलिंग EC2 ये हमने जैम के थ्रू यहाँ पर रिक्वायर किया है। तो हम बता रहे हैं कि हमारा यूएस ईस्ट 1 हम यूज़ कर रहे हैं रीजन, और क्रेडेंशियल्स ये मैंने अपने लिनक्स के एनवायरनमेंट में सेट किए हुए हैं बिकॉज दे आर सेंसिटिव। ये आप लोग नहीं देख सकते। ऑटो स्केलिंग का क्लाइंट है, उसको हम इनिशलाइज करवा रहे हैं, और यहाँ पे हमें अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम जो अपडेटेड है वो देना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये पुरानी वाली एप्लीकेशन का है, तो ये उससे क्यूरी करेगा और उसके सारे इंस्टेंसेस इसमें सेट करा देगा, और वो इंस्टेंस आईडी जिसमें सेट हो रही हैं। उसके बाद DNS पब्लिक DNS हम उनके मैप के मेथड के थ्रू गेट कर रहे हैं। तो वैसे तो ये इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन है इसमें तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। और इन सब को सेट कराने के बाद यहाँ पे इंस्टेंस का जो कलेक्शन आया हमारे पास उसको हम लूप कर रहे हैं, और वो जो सर्वर वाली कमांड हमने ऊपर लिखी थी मेथड वो हम यहाँ पे कॉल करा रहे हैं। और ये तो अब इस डिप्लॉयमेंट को हम लोग ट्राई कर लेते हैं। नहीं, ऊपर वाली भी रहेगी क्योंकि ये तो हमारा मेन सर्वर है। हम ये कर सकते थे कि इसको भी ना रखें, वो भी एक तरीका है, लेकिन मैं डेमोस्ट्रेशन के लिए चाह रहा था कि ये तरीका भी आप लोग देखें। ठीक है, तो hopefully this should be our final deployment, after which we should verify the whole setup. So I'd like to thank you all for sticking by, because we all worked really hard to make this happen, for preparing this demonstration for you guys. I know we are over time, but it's nice of you to stick around and take it to the end. We appreciate it. I think yours was the best, but everyone gave it their best. तो अब हमारे पास दो तरीके से, अभी हमारे पास जो पूल है उसमें दो EC2 इंस्टेंसेस हैं, एक हमारे ऑटो स्केलिंग ने क्रिएट किया, एक हमने क्रिएट किया है। हम उन दोनों की IPs को यूज़ करके भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन वहाँ से सर्व हो रही है, और हम जो हमारा लोड बैलेंसर का URL है उसके थ्रू भी हम जाके देख सकते हैं कि हाँ हमारा लोड बैलेंसर सही काम कर रहा है और सही जगह ट्रैफिक को राउट कर रहा है। क्योंकि लोड बैलेंसर में सेल्फ कोड नहीं होता, कोड हमारे EC2 इंस्टेंसेस में होता है, लोड बैलेंसर राउट करता है ट्रैफिक को। ये वाला वो इंस्टेंस जो हमने क्रिएट किया था, ये वाला वो है जो ऑटो स्केलिंग ने क्रिएट किया था। स्टिल इन प्रोग्रेस, हमें इंशाल्लाह नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने फ्रेश टूल यूज कर लिया इसके लिए। सही जो हमने, हाँ तो मैंने कॉपी करके रख लिया। जैसे डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगी इसको वेरीफाई कर लेंगे हम लोग कि यहाँ पे हमारी ऐप सर्व हो रही है।
हाँ, यहाँ से भी करके देखेंगे, ईएलबी से भी करके देखेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। यार इलास्टिक बीन स्टॉक इज़ वेरी गुड, लेकिन उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपको लिमिटेड मिलती हैं, हेल्प आपको लिमिटेड मिलती है, और कुछ कस्टम केसेस के अंदर वो प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया उसके साथ। मैंने इलास्टिक बीन को स्टैंड अलोन ट्राई किया है 2-3 दफ़ा विदाउट सक्सेस। दिस इज़ द ईजीएस्ट दैट आई फाउंड। क्योंकि अभी ये टाइम ज़्यादा इसलिए दे रहा है क्योंकि ये एक के बजाय 2 सर्वर्स पे डिप्लॉय कर रहा है। एसेट प्री कंपाइलेशन, अच्छा उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि एसेट प्री कंपाइलेशन को हम लोग ले जाएं सीडीएन के ऊपर। तो रादर देन कि हमारे 10 किसी जो इंस्टेंसेस हैं सबके ऊपर एसेट प्री कंपाइलेशन हो, वो स्टोरेज, वो फाइल्स भी, स्टोरेज स्पेस भी कंज्यूम करेगा, और सीडीएन आपको पता है फास्ट होता है क्योंकि उसमें अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, डिफरेंट जगहों पे उनके मिरर सर्वर्स होते हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज भी वो अच्छा होगा, और हमारे डिप्लॉयमेंट टाइम भी कम होगा, और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे स्पेस की, स्टोरेज भी कम यूज होगा। लेकिन ऑब्वियसली वो हम यहाँ पे करके नहीं दिखाएंगे, वो एक बड़ा प्रोसेस है। अभी ये टाइम वैसे ले रहा है क्योंकि ये बंडल इंस्टॉल चला रहा है उसके ऊपर, तो थर्ड पार्टी सारे जेम्स। एक से करके दूसरे पे जाएगा। ये भी यार लोड बैलेंसर कह रहे हो, रिलीजेस होती है ना, जब तक। पहला सर्वर दे देगा, लेकिन जब मीन टाइम जब वो दूसरे पे शिफ्ट हो रहा होगा, उस वक्त अगर दूसरे पर हिट पड़ती है तो पुरानी एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स रिटर्न हो जाएगा। हाँ, आई थिंक ये होगा, लेकिन हो सकता है कि कैपेस्ट्रॉन ने उसको हैंडल किया हो कि जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, तो वो जो सिमलिंक है ना करंट ऐप का, क्योंकि उसमें रिलीजेस पड़े होते हैं टाइम स्टैम्प के साथ, और एक सिमलिंक होता है करंट ऐप का, तो हो सकता है कि वो सिमलिंक एंड में क्रिएट करे ताकि एक साथ सारी ऐप्स अपडेट हो। मतलब थियोरेटिकली हमें समझ में आ रहा है कि इसकी हैंडलिंग क्या होगी। यार ये बंडर जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो आपका स्टेटस वगैरह चेक कर लो, तो हाँ ये आपको हो गई है। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे या नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। क्या बीच में भी सबमिट लगा या फिर क्या लगा? यार मैंने कुछ शो नहीं किया है, लेकिन क्लाउड मैट्रिक्स नाम की जो इनकी सर्विस है जो आपको अलार्म्स और मॉनिटरिंग देती है, हो सकता है उसके थ्रू आप ये कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ चेक्स वहाँ पे हो रहे होते हैं। लोड बैलेंसर अपने पास हेल्थ हेल्थ चेक्स कर रहा होता है सारे पूल के जो इसी इंस्टेंसेज हैं, उनमें से जो जो हेल्दी होते हैं फिर उनको ट्रैफिक राउट करता है, जो हेल्दी नहीं होते उनको। असल में मैंने भी जब इसको मैं रिहर्स कर रहा था तो उसमें ये इशू मैं रन किया था कि कभी कभी बंडल ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप किसी इसी इंस्टेंस पे करते हो तो काफ़ी टाइम लेता है, तो वहाँ जाके आपको एसएसएच करके करना पड़ता है। तो क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं, हाँ, रादर दैन मैं एसएसएच करूँ इसी इंस्टेंस के अंदर और बंडल इंस्टॉल वहाँ पे मैन्युअली चलाऊँ, तो मैं ये चाहूँगा कि मैं जो मैंने पहले से ये सेटअप परफॉर्म किए हैं मैं उनमें से किसी की डिप्लॉयमेंट वेरीफाई करवा देता हूँ, बिकॉज स्टेप्स आर द सेम, स्टेप्स में हमने कुछ चेंज नहीं किया, और टाइम काफ़ी ऊपर हो चुका है। आई कैन अंडरस्टैंड। तो ये लोड बैलेंसर वो है जो हमने अभी इस डिप्लॉयमेंट में क्रिएट किया है। तो अभी हमारे डिप्लॉयमेंट स्टक है क्योंकि बंडलर टाइम ले रहा है और हमारे पास टाइम नहीं है कि हम वहाँ जाके एक्सेस करके इसको फिक्स करें। तो मैं आपको जो हमारा पहले जो मैंने क्रिएट किया था लोड बैलेंसर, उस पर जाके मैं दिखा रहा हूँ कि ऐप हमारी कैसे डिप्लॉय। मैंने यहाँ से उसका डीएनएस कॉपी कर लिया। तो ये एप्लीकेशन जो है वो एसेट्स के साथ पूरे डिप्लॉयड है, हमारी डेटाबेस आरडीएस के साथ काम कर रही है। तो इसमें जो दिखाने की चीज़ें वो डेफिनेटली एप्लीकेशन नहीं है, वो हमारा पूरा कैपेस्ट्रानो का डिप्लॉयमेंट का सेटअप है, टैग है जो हमने देखा। तो ये चीज़ें मैंने बड़ी जल्दी रश किया है, आई होप कि जल्दी हो गया होगा, ये ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लिया होगा। दिस इज द वे टू गेट इन टच विद मी एंड
I write blogs like this. If this meetup has inspired you to take Ruby on Rails on a spin, on a test drive, then you should give this piece a read. I wrote this article when I was in Temples, and this is a brief guide to learning Ruby on Rails. Very brief guide. I didn't do anything myself. I just compiled the resources that were available on the internet. So you guys might want to take a look at it. So that's it from us. I'd like to thank you all for coming and giving us your attention.